हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर लेक्चर जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन रहेगा। स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और कैसे हम उन सभी पार्ट्स के थ्रू डिफरेंट लेक्चर्स के थ्रू प्रोग्रेस करेंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो है वो क्लास 11 का फिजिकल वर्ल्ड के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर रहता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। इसमें से स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन तो आते ही हैं, जेई नीट में भी डायमेंशनल एनालिसिस, एरर्स इन मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। अगर आप इस चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, ओवरऑल जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे तो उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में मेनली जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टर्म्स पे फोकस करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट्स क्या होती हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट कैसे डिफाइन किए जाते हैं, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मैं बोल सकता हूँ मेनली हम लोग टर्म्स देखने वाले हैं, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स, प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट और उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये हमारा चैप्टर का स्टार्टिंग का पार्ट रहेगा। तो इसमें हम प्रीफिक्सेस के बारे में भी देखेंगे, डिफरेंट जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो यूज़ किए जाते थे और आज जो यूज़ किए जाते हैं इंटरनेशनली, उसके बारे में हम देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसको हम डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जेई नीट और आपके स्कूल एग्जाम्स में भी। डायमेंशनल एनालिसिस के बाद जो पार्ट रहेगा हमारा, हम लोग एरर्स के बारे में पढ़ेंगे, एरर्स इन मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स तो हमारे इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग कुछ टर्म्स देखने वाले हैं जो आज हम शुरू कर रहे हैं, उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस और एरर्स इन मेजरमेंट। इन दोनों पार्ट्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आज का लेक्चर जो इंट्रोडक्टरी टाइप का रहेगा, जिसमें हम इन टर्म्स को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आपके दिमाग में इन टर्म्स को लेकर बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी। ये टर्म्स आपने पहले सुने भी होंगे लेकिन उतनी अच्छे से शायद ये क्लियर ना हो, ऐसा हो सकता है, वो हम आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट किससे कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी जो टर्म है उसका मीनिंग क्या है, और उसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ले रहे हैं। जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हैं और पिक्चर्स में कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे लेंथ ऑफ कार इज 4.5 मीटर, टाइम इज 12.76 सेकेंड, मास ऑफ गोल्ड बार इज 1 kg, टेम्परेचर इज 36.8 डिग्री सेल्सियस, फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 20 न्यूटन, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 250 किलोमीटर पर आवर। इन सभी सेंटेंसेस में जो रेड में मार्क्ड है लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, फोर्स, स्पीड, एक्चुअल में ये टर्म्स आपने पहले से पढ़ी हैं, इन्हीं को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। और उसके बाद जो राइट साइड में रेड में मार्क्ड है वो इनकी वैल्यूज लिखी हैं, इनको आज से हम लोग मैग्नीट्यूड बोलेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर हम एक फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं जिसका नाम लेंथ है और उसका मैग्नीट्यूड है 4.5 मीटर। यहाँ पर हम एक फिजिकल क्वांटिटी की बात करें जिसका नाम है टाइम और उसका मैग्नीट्यूड है 12.76 सेकेंड्स। यहाँ पर हम एक फिजिकल क्वांटिटी की बात करें जिसका नाम है मास और उसकी वैल्यू है 1 किलोग्राम। यहाँ पर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें जिसका नाम है फोर्स और इसकी वैल्यू है 20 न्यूटन। यहाँ पर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें जिसका नाम है स्पीड और इसकी वैल्यू है 250 किलोमीटर पर आवर। तो आपको फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं ये तो पता है, लेकिन उनको प्रॉपर्ली डिफाइन कैसे किया जाए और एग्जैक्टली फिजिकल क्वांटिटीज बताती क्या है, उस पर हम लोग आने वाले हैं। तो एग्जैक्टली फिजिकल क्वांटिटी है क्या? एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑब्जेक्ट्स के या सिस्टम्स के। सिस्टम का मतलब जिसमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों उनको हम सिस्टम बोल सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स या सिस्टम्स के वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल होते हैं, जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट क्या है, क्वांटिफाई करने का मतलब क्या है, उसमें हम आएंगे। बट क्वांटिफाई करने का मतलब सिंपल वैल्यू, उसको एक वैल्यू देना है, उसको एक मैग्नीट्यूड देना। जैसे लेंथ ऑफ द कार इज 4.5 मीटर, तो कार की जो लेंथ है, लेंथ मतलब कि हम लोग बेसिकली कार के एक एंड से दूसरे एंड के बीच का डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, उसको क्वांटिफाई करना चाहते हैं और उसको वैल्यू दिया गया 4.5 मीटर। इसको बोलते हैं क्वांटिफिकेशन, जो कि मेजरमेंट के थ्रू होता है। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और सिस्टम्स दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। बाय द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं उन्हीं को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सपोज आपका रूम है, उसको हम ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते, उसको सिस्टम बोल सकते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट वॉल से मिलकर बना है और उसमें एयर मॉलिक्यूल्स हैं और आसपास के ऑब्जेक्ट्स को भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो आपका जो रूम है वो एक सिस्टम है जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं
और उसको मेजर भी कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आपके रूम में जो फ्लोर है या वॉल है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, आपके रूम का जो फ्लोर है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एरिया, या उसको कैलकुलेट करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एरिया। और वो कैसे फाइंड करते हैं, आपको एरिया का रिलेशन पता है, अगर वो रेक्टेंगुलर शेप का है तो आप लेंथ इनटू विड्थ करेंगे। सिमिलरली आपका रूम जो है कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है 3 डायमेंशन में, जब हम एरिया की बात कर रहे थे तो वो 2 डायमेंशनल था यहाँ पे, जब आपका रूम 3 डायमेंशन में कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। वॉल्यूम के थ्रू हम फाइंड करते हैं कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आपके रूम के डिफरेंट वॉल्स, फ्लोर और सीलिंग कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको मेजर करने के लिए हम लोग एरिया नाम की फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं। और आपका रूम ओवरऑल 3 डायमेंशन में कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो भी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, जिसके लिए हम लोग फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम यूज करते हैं। वॉल्यूम हम सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए फाइंड कर सकते हैं, सभी ऑब्जेक्ट्स कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ये उन ऑब्जेक्ट्स का ही कैरेक्टरिस्टिक होता है, और उसको मेजर करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। सिमिलरली जैसे मास की बात करते हैं, मास हमें बताता है कोई ऑब्जेक्ट कितना अमाउंट ऑफ मैटर है उसके अंदर। सभी ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट अमाउंट ऑफ मैटर होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होंगे हम बोलेंगे उसमें अमाउंट ऑफ मैटर उतना ही ज्यादा है। तो मास बेसिकली मेजर करता है किसी ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ मैटर है। अमाउंट ऑफ मैटर को मेजर करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी हम यूज करते हैं वो है मास। तो यहाँ पे हम किस कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, और उसको मेजर करने के लिए हम जो फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं उसको मास बोलते हैं। ऐसे ही हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, कितना स्लो मूव कर रहा है, ये उसके मोशन का कैरेक्टरिस्टिक है, और उसको डिफाइन करने के लिए हम जो फिजिकल क्वांटिटी यूज करते हैं वो है स्पीड। स्पीड हमें बताता है किस रेट से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कितना फास्ट और कितना स्लो मूव कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन मूव करके गया तो उसमें कितना डिस्टेंस, कितना मूव किया है उसको मेजर करने के लिए वो ऑब्जेक्ट के मोशन का कैरेक्टरिस्टिक है कि ऑब्जेक्ट ने कितना अमाउंट ऑफ मोशन किया है, उसको मेजर करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। दैट मींस द रेट एट विच वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग। मोशन का एक कैरेक्टरिस्टिक की वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है उसको मेजर करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। तो ये सारे जो एग्जांपल मैंने लिए इसका एम था कि आपको समझ में आए कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है और उनको मेजर करने का मतलब क्या है। तो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको मेजर किया जा सकता है और उन्हीं को बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। वो सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, वो फिनोमेना के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको मोशन का अभी एग्जांपल दिया था। तो मेरे ख्याल से आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने क्लियरली एग्जैक्टली डिफाइन किया व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको मेजर नहीं किया जा सकता है उनको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। कुछ चीज़ों को हम लोग क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, स्पेशली जैसे इमोशंस, सैडनेस, एंगर, हैप्पीनेस को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इनके रीजंस अलग हो सकते हैं, इसलिए उनको नंबर नहीं दिया जा सकता है। तो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको क्वांटिफाई किया जा सकता है, जिनको मेजर किया जा सकता है, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं और उन्हीं के बारे में हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और कभी कभी कुछ केसेस में बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज क्यों पढ़ रहे हैं? एक्चुअल में हमारा एम फिजिक्स पढ़ने का है, फिजिकल लॉज की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, उनको समझना। और फिजिकल लॉज जब पता करने की, समझने की कोशिश की गई तो ये पता चला कि एक्चुअल में जितने भी फिजिकल लॉज हैं नेचर के, वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज को या तो डिफाइन करते हैं या फिर उनके बीच में रिलेशंस होते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ, 9th क्लास में आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, जो कि मोशन के लॉज हैं, जो मोशन फिनोमेना है उसके लॉज हैं। और उसमें आपने एक सेकंड लॉ पढ़ा था। सेकंड लॉ बताता है कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, या उससे एक एक्सप्रेशन निकल के आता था कि F इक्वल्स टू F नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स क्या मेजर करता है? एक्चुअल में फोर्स के थ्रू हम मेजर करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ पुश और पुल। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल कर रहे हैं, उस पुश या पुल का क्या स्ट्रेंथ है उसको हम मेजर करते हैं बाय फोर्स। तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी जो किसका कैरेक्टरिस्टिक बताता है? पुश या पुल के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट को रिलेट करता है उसके मास और उसके एक्सेलरेशन से। ये सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है, ये नेचुरल लॉ है, नेचुरली ये
चीज़ें होती हैं कि नेट फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो ये एक लॉ फाइंड किया था न्यूटन ने जो बेसिकली 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिलेट कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारे लॉज हैं जो आपने 10th तक नहीं पढ़े हैं, जैसे आपने लाइट से रिलेटेड भी लॉज पढ़े हैं तो वहाँ पे कुछ एंगल्स में रिलेशन आता है। रिफ्लेक्शन के लॉज में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं। रिफ्रैक्शन के लॉज में भी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो क्वांटिटीज हैं उन्हीं के बीच में रिलेशंस होते हैं जब हम फिजिकल लॉज के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी फिजिकल लॉज आर बेसिकली defining the relation between certain quantities or sometimes defining the nature of the quantities। जैसे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो नेचर बताता है, फोर्स के नेचर के बारे में बताता है। इसीलिए फिजिकल क्वांटिटीज के थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल लॉज या नेचर के लॉज को समझ सकते हैं। इसीलिए फिजिकल क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग जब 11th क्लास में आते हैं और फिर से डिटेल में फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज से शुरू करते हैं, क्लियरली डिफाइन करना शुरू करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि फिर व्हाट आर यूनिट्स। यूनिट्स आप जानते हैं कि जैसे किलोग्राम, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या डिग्री सेल्सियस, एम्पियर भी आपने सुना है, वोल्ट भी सुना है। ये सब क्या है, यूनिट्स हैं। या कूलम सुना है आपने, ये सब यूनिट्स हैं। लेकिन ये यूनिट्स एग्जैक्टली क्या होती हैं, तो पहले तो मैं उसका आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ। एक सिंपल डेफिनेशन में बोलने वाला हूँ, वो तुरंत समझ में नहीं आएगा लेकिन हम देखेंगे कैसे हम जो कहना चाह रहे हैं वही क्यों कह रहे हैं। हम ये बोलने वाले हैं कि यूनिट्स आर एक्चुअली स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट दैट आर यूज्ड टू मेजर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। यूनिट्स क्या हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट हैं जो कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसका क्या मतलब है, अच्छा हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को तो मेजर करते हैं लेकिन कैसे करते हैं, थोड़ा उसके डेप्थ में जाते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे सपोज आपको किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करना है। आज आपके पास मेजरिंग टेप है, स्केल है, उसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट्स का लेंथ मेजर कर सकते हैं। लेकिन सपोज आज से हम लोग 2000 ईयर्स पीछे चले जाते हैं। उस समय हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स रेयरली यूज करते थे। हो सकता है कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स रहे होंगे। सपोज हमारे पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है और सपोज आपको उस समय एक टेबल मैन्युफैक्चर बनवानी है किसी से। एक पर्सन है जो टेबल्स बनाता है जिस पे आप बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। टेबल बनाता है और आपको उसको बनवाना है और एक पर्टिकुलर डायमेंशन का ही बनाना है। सपोज आपने देखा आपके फ्रेंड के पास वो टेबल है, आप चाहते हैं कि वैसी टेबल आपके लिए भी वो पर्सन बनाए। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको उस पर्सन को जाके उस टेबल का लेंथ बताना होगा, ठीक है। और वो लेंथ कैसे मेजर करेंगे जब आपके पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे। अगर आप इस बारे में खुद से सोचना चाहते हैं तो सोचें। मैं आपको एक आइडिया देता हूं जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आता है। आप ये सोचेंगे सपोज आपने वो टेबल देखा, वो इस तरह से रखा हुआ था, ये रहा टेबल, और आपने सोचा इसका लेंथ मेजर करना है। हम लोग क्या कर सकते हैं, 2-3 तरीके, उनमें से बहुत सिंपल तरीका है। हम लोग जो है अपने थंब से लेकर लिटिल फिंगर के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको हम लोग हैंड स्पैन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हैंड स्पैन। हम लोग अपने हैंड स्पैन को यूज़ कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे कितने हैंड स्पैन है ये टेबल, इसको काउंट करेंगे, टेबल का लेंथ कितने हैंड स्पैन है। और सपोज इसका वैल्यू आया 10 टाइम्स आया आपके हैंड स्पैन का, 10 हैंड स्पैन आया, तो आप क्या करेंगे, उस पर्सन के पास जो टेबल्स को मैन्युफैक्चर करता है उसको जाके बोलेंगे मुझे 10 हैंड स्पैन का एक टेबल बना के देना है आपको। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर मेथड में जिसके थ्रू हम लोग बता रहे हैं टेबल का लेंथ, इसमें प्रॉब्लम्स क्या है उस पर तो हम बाद में आएंगे। लेकिन अभी हमने जो किया है उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक पर्टिकुलर लेंथ को चूज किया जो कन्वीनियंटली अवेलेबल था हमारे पास और उसको एक नाम दिया। हमने बोला उसको हैंड स्पैन बोलेंगे और हमने डिफाइन किया कि 1 हैंड स्पैन क्या होगा, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द थंब एंड द लिटिल फिंगर। थंब एंड लिटिल फिंगर के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ऑन द पाम, उसको हमने बोल दिया 1 हैंड स्पैन। तो सबसे पहले हमने ये बोला। फिर हमने क्या किया, हमने चेक किया कि जिसको हमने 1 हैंड स्पैन बोला है उसका कितने टाइम्स है ये लेंथ, उस 1 हैंड स्पैन का कितने टाइम्स है ये लेंथ। हमने देखा ये 10 टाइम्स है, तो हमने बोला कि लेंथ ऑफ दिस टेबल, हमने बोल दिया लेंथ ऑफ दी टेबल, इस टेबल का लेंथ हम बोलेंगे 10 हैंड स्पैन। उसके अकॉर्डिंग आपने बोला इसका लेंथ 10 हैंड स्पैन है। तो इस प्रोसेस में आपने क्या किया, सबसे पहले एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया जिसके हेल्प से आप इस लेंथ को मेजर कर पाएँ। एक स्टैंडर्ड बनाया कि ये मेरा स्टैंडर्ड है, इसके अकॉर्डिंग मैं लेंथ्स को मेजर करने वाला हूँ। यहाँ तक कि आप इसको फर्दर अप्लाई कर सकते हैं रूम के डायमेंशंस के लिए। सपोज आपने रूम का डायमेंशंस इसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बताना चाहते हैं तो वो 20 हैंड स्पैन या 30 हैंड स्पैन हो सकता है। उसके बाद
आपने काउंट किया कि ये जो डायमेंशन आप मेजर कर रहे हैं ये हमारे डिफाइंड स्टैंडर्ड का, आपने उस स्टैंडर्ड को क्रिएट करने के बाद उसको डिफाइन भी किया। डिफाइन कैसे किया? इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द थंब एंड द लिटिल फिंगर ऑन द पाम। और उसके बाद आपने उसके हेल्प से देखा कि ये 1 हैंड स्पैन का 10 टाइम्स है, और उस तरीके से आपने जब आपने ऐसा किया कि ये 1 हैंड स्पैन का 10 टाइम्स है, आपने तुरंत इसको एक वैल्यू दिया इस लेंथ को, मतलब क्वांटिफाई किया, जिसको हम पहले बोल रहे थे क्वांटिफाई करना। तो आपने क्या इस लेंथ को क्वांटिफाई किया, आपने लेंथ बोला कि 10 हैंड स्पैन है। इसी को हम लोग एक्चुअल में यूनिट बोलते हैं। जो आपने एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया, जैसा मैंने आपको पीछे बोला कि यूनिट्स क्या होते हैं, दे आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट टू measure different physical quantities, used to measure different physical quantities। different physical quantities को measure करने के लिए हम लोग standards of measurement use करते हैं। तो हमने अभी अभी यहाँ पे जो स्टैंडर्ड क्रिएट किया इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट। ये एक यूनिट है, किसका है? लेंथ का। ये डिफाइन किया हमने। तो ये आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि अगर आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है, जैसे हम यहाँ लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही नहीं मेजर कर सकते, आपको एक स्टैंडर्ड बनाना होगा जिसके अकॉर्डिंग चीज़ों को आप क्या करने वाले हैं, मेजर करने वाले हैं। अब लेकिन वो अलग बात है कि ये जो हमने स्टैंडर्ड डिफाइन किया है यहाँ पे, जिसको हमने, या ये जो यूनिट हमने डिफाइन किया जिसको हमने 1 हैंड स्पैन बोला है, दिस इज नॉट अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। क्योंकि गुड स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आप सोच भी सकते हैं। उनमें से एक आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये हैंड स्पैन तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। सपोज उस पर्सन का हैंड स्पैन का लेंथ जो है कम है और जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसका हैंड स्पैन ज़्यादा है, तो वो अगर 10 हैंड स्पैन का टेबल बनाएगा तो वो जो रिक्वायर्ड लेंथ है उससे ज़्यादा बन जाएगा, या उससे कम भी हो सकता है अगर उल्टा हो। तो ये एक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट तो है, बट दिस इज नॉट अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, दिस इज नॉट अ गुड यूनिट। तो एक गुड स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है उस पर तो हम आगे आएंगे, उस पर ध्यान रखेंगे। बट हमारा एम यहाँ समझना था कि जो मेजरमेंट का प्रोसेस है किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए, सबसे पहले उसमें इन्वॉल्व होता है आपको एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना पड़ेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं इसी चीज़ को समझने के लिए। अच्छा, इस पे आगे आते हैं। एक एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको लेंथ के जो एक्चुअल स्टैंडर्ड हम लोग जो यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। हम जानते हैं हम मीटर यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली जो स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया वो कुछ ऐसा है। सभी कंट्रीज़ में एक लैबोरेटरी होता है, जैसे इंडिया में एक लैबोरेटरी जिसको नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी बोलते हैं, दिल्ली में है। उन लैब्स में जो स्टैंडर्ड्स, डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं वो रखे रहते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में या डिफरेंट तरीके से रखे होते हैं। तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। और एक इंटरनेशनल लैब भी, जैसे एक इंटरनेशनल लैब है जहाँ पे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की कम्युनिटीज़ इन स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करते हैं और उनको प्रॉपरली वहीं पे स्टोर किया जाता है, और उसके बाद उनकी कॉपीज क्रिएट करके डिफरेंट कंट्रीज में सेंड की जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, इंडिया में नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी है दिल्ली में। तो वैसा एक स्टैंडर्ड लेंथ के लिए डिफाइन किया गया था किसी पर्टिकुलर टाइम पे, और वो स्टैंडर्ड बेसिकली ये है कि वो उस लैब में एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट रॉड रखा हुआ है जो कि एक अलॉय से बना है। किसके अलॉय से बना है? प्लैटिनम इरिडियम अलॉय। प्लैटिनम इरिडियम अलॉय बना है। उसका रीज़न भी समझेंगे क्यों हम लोग ये पर्टिकुलर मेटल का कॉम्बिनेशन या अलॉय यूज़ कर रहे हैं, क्यों हम सिंपली आयरन यूज़ नहीं कर रहे हैं। और उस पर 2 मार्किंग्स हैं, इस तरह से 2 मार्किंग्स हैं, और डिफाइन किया गया है, आर्बिट्ररली डिफाइन किया गया है, रैंडमली डिफाइन किया गया है कि 2 मार्किंग के बीच का डिस्टेंस है, इसको बोला जाएगा 1 मीटर। ये आज नहीं डिफाइन किया गया है, काफ़ी पहले, कई सालों पहले डिफाइन किया गया था। लेकिन जैसे हमने वहाँ पे एक स्टैंडर्ड क्रिएट करने की कोशिश की थी, वैसे ही ये स्टैंडर्ड लेंथ का पहले क्रिएट किया गया है, जिसको 1 मीटर बोला गया है। तो 1 मीटर ऐसा नहीं है कि कहीं हमको मतलब ज़मीन से मिला, जैसे मिनरल्स मिलते हैं, हमने खुद से डिफाइन किया है 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को, जो कि एक सिंपली रॉड के ऊपर है, जो कि प्लैटिनम इरिडियम अलॉय का बना हुआ है। और इसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों का मेजरमेंट हम लोग करते हैं। इसी के थ्रू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे सपोज आप मेजरिंग टेप जानते हैं। मेजरिंग टेप कैसे बनाया गया? बहुत सिंपल, अगर आप थोड़ा सोचेंगे आपको समझ में आएगा कि मेजरिंग टेप लिया, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो अलग है, बट फंडामेंटली क्या किया जा रहा है वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। मेजरिंग टेप लिया, उसका एक एंड यहाँ पे रखा और उस पर लिखा गया 0, दूसरा एंड यहाँ पे रखा और उस पर लिख दिया गया 1 मीटर। फिर 1 मीटर वाला एंड यहाँ शिफ्ट किया गया और दूसरे एंड पे लिख दिया 2 मीटर, 2 मीटर वाला यहाँ शिफ्ट किया गया 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 20, 30, 40, 50 मीटर का मेजरिंग टेप बना दिया। अब वो जो मेजरिंग टेप है, अब आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। आप ले जाएंगे, आपको लेंथ मेजर करना है किसी ऑब्जेक्ट का, सपोज टेबल का लेंथ मेजर करना है, आपने उसका एक एंड यहाँ रखा, दूसरा एंड रखा, आपने देखा वो
टू मीटर्स आ रहा है, सपोज 2 मीटर्स आ रहा है, या 2.5 मीटर, कुछ भी आ सकता है। सपोज 2 मीटर आ रहा है तो आप बोलेंगे कि इसका लेंथ कितना है, 2 मीटर है। तो आपने जैसे एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया, आपने उसकी कॉपीज क्रिएट करना शुरू की, उससे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाने शुरू किए, जिसकी हेल्प से हम इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लेंथ बोल रहे हैं उसको हम मेजर कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जिससे आपको ज़रूर क्लियर हुआ होगा कि कैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ या स्टैंडर्ड्स, फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए पहले स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट डिफाइन करने पड़ते हैं, अदरवाइज हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर नहीं कर पाएंगे। प्लैटिनम इरिडियम अलॉय लेने का मतलब आप समझ भी सकते हैं, जैसे हमारा एम है कि हम जो स्टैंडर्ड डिफाइन करें वो एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट हो, गुड स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट हो, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम आगे देखेंगे। बट एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट वो होगा जो इजीली डिस्ट्रॉय ना हो। हम नहीं चाहेंगे कि मार्किंग्स जो है रिमूव हो जाएं। तो अगर हम सिंपली आयरन यूज़ करते हैं, वो इन्वायरमेंट की कंडीशन में आएगा, मॉइस्चर की कंडीशन में आएगा, तो रस्टिंग हो सकता है। रस्टिंग की वजह से ये मार्किंग्स डैमेज हो सकती हैं, या खुद डिवाइस ही डैमेज हो सकता है। यहाँ तक कि मेटल्स या सब्सटेंसेस टेम्परेचर्स के फ्लक्चुएशंस में उनकी लेंथ में चेंज आता है। हायर टेम्परेचर पे सब्सटेंसेस का जनरली लेंथ इंक्रीज कर जाता है, थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता होगा, थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं इसको हम लोग। तो अगर ये नॉर्मल कंडीशंस में रहा और समर्स में जब टेम्परेचर 42, 43, 45 डिग्री सेल्सियस, 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है तो इन मार्किंग के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और विंटर्स में जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, 15 या 5 या 2 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम लोग ऐसे मटेरियल्स चूज करते हैं जिनका थर्मल एक्सपेंशन से अफेक्ट ना हो। वैसे सभी मटेरियल थर्मल एक्सपेंशन पे अफेक्ट होते हैं, लेकिन नेग्लिजिबल अफेक्ट हो, नेग्लिजिबली अफेक्ट हो, या फिर इनको ऐसी कंडीशंस में रखा जाए जहाँ पे टेम्परेचर्स वेरिएशन ना आए, ह्यूमिडिटी, इन्वायरमेंटल कंडीशंस वेरी नहीं करें। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है और उन कंडीशंस को मेंटेन करने में कॉस्ट जाता है। तो हम मटेरियल्स ही ऐसे चूज़ करते हैं जो जैसे कि रस्टिंग ना हो। अगर रस्टिंग ना हो तो हम एलॉयज यूज़ कर सकते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पे किया जा रहा है। और भी कंसिडरेशंस होते हैं कि उनका साइज़ ज़्यादा ना हो, बल्कि ना हो, क्योंकि उनकी कॉपीज़ क्रिएट करके हमको डिफरेंट कंट्रीज़ में सेंड करना है। इस तरह के बहुत सारे कंसिडरेशंस होते हैं। तो ये रीज़न है कि क्यों प्लैटिनम इरिडियम अलॉय या कोई अलॉय ही यूज़ किया जा रहा है। आपको यहाँ से समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मास का एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मास मेजर करना है हमको, मैंने जैसा बताया आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट डिफाइन करना पड़ेगा। तो जैसे कि मास अगर हमको मेजर करना है तो मास के लिए एक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट कैसे डिफाइन किया जाता है, जो एक्चुअल डिफाइन किया जाता है वो आपको बता रहा हूँ मैं। एक्चुअल में जैसे मैंने आपको बताया लैब्स के बारे में, वहाँ पर एक सिलेंडर रखा हुआ है जो कि फिर से कौन से अलॉय से बना है, प्लैटिनम इरिडियम अलॉय से बना हुआ है। प्लैटिनम इरिडियम अलॉय से बना हुआ है। मास क्या है, मास कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा था, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड है उसी को हम लोग मास बोल रहे हैं। तो इसमें कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, जो भी अमाउंट ऑफ मैटर है एक पर्टिकुलर डायमेंशन का सिलिंड्रिकल प्लैटिनम इरिडियम का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक्चुअल में लैब्स में, और इसमें जो भी मास है उसको सिंपली डिफाइन कर दिया गया, वी विल कॉल इट 1 किलोग्राम। काफ़ी पहले इसको बोल दिया गया कि इसको हम 1 किलोग्राम बोलेंगे, कुछ 1800s में। आप देख सकते हैं कौन सा का भी डिफाइन किया गया था, आगे हम देखेंगे। वैसे तो 1 किलोग्राम। अब इसके अकॉर्डिंग अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास इसका डबल होता है तो उसको हम लोग 2 किलोग्राम बोलेंगे। किसी ऑब्जेक्ट का इसका 10 टाइम्स मास होता है उसको हम 10 किलोग्राम, 100 टाइम्स होता है उसको हम लोग 100 किलोग्राम बोलेंगे। इस तरह से वर्क करता है। तो कैसे फिर ये जो वेट्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, एक रफ आइडिया देख सकते हैं। कुछ ऐसा किया जाता होगा जैसे हम डिस्कस कर सकते हैं कि सपोज एक हमने बीम बैलेंस लिया, वेइंग बैलेंस लिया, बीम बैलेंस जिसको बोलते हैं, जिसके एक साइड में हमने क्या रखा, ये हमारा जो स्टैंडर्ड है जो हमने डिफाइन किया है, और दूसरे एंड पे सपोज हमने क्या किया, मेटल स्क्रैप रख दिया, काफ़ी सारा मेटल स्क्रैप, जिसके हेल्प से हम ये शेप में वेट्स बना सकते हैं जो शॉपकीपर्स यूज़ कर सकें। एक्चुअल में कंपनीज होती हैं जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाती हैं। तो ये स्क्रैप हमने यहाँ रख दिया। हम देखेंगे जहाँ पे बीम बैलेंस जो एग्जैक्टली बैलेंस हो जाएगा, दैट मीन्स द क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड मस्ट बी इक्वल। उसको प्रूव किया जा सकता है अगर आप थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, मोमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हम आगे देखेंगे। बट आप ये जानते हैं कि अगर ये बैलेंस हो गया तो जितना मास इधर है उतना ही मास यहाँ होगा, यानी कि दिस मेटल स्क्रैप जो है एग्जैक्टली मेजर्स 1 किलोग्राम। नाउ वी विल मेल्ट इट, मोल्ड इट इनटू द शेप ऑफ वेट्स यूज बाय शॉपकीपर्स, और उसमें हम लिख देंगे 1 kg और हमें मिल गया 1 kg का वेट। अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें 2 kg का बनाना है तो सपोज हम 1 kg के 2 वेट्स बनाएंगे, इनको एक साइड में रखेंगे, और उसके बाद मेटल स्क्रैप रखा, जब ये बैलेंस हो गया, ये 2 kg है, और उसको मोल्टन फॉर्म में मेल्ट करके फिर से हम उस पर्टिकुलर शेप में ला देंगे और उसमें लिख दिया जाएगा 2 kg। इस तरह से हम लोग वेट्स बनाते हैं। तो हमारे पास जो मास को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बन गया जो वेइंग बैलेंस है, और उसके साथ
ये हमारे पास वेट्स हैं, इसके हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर सकते हैं इस तरह से। और अब बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम यही देख रहे हैं कि इसका कितने टाइम्स है, जो हमारा स्टैंडर्ड है इसका कितने टाइम्स है बाकी ऑब्जेक्ट का मास। अगर 10 टाइम्स है तो उसको नंबर दे दिया जाएगा 10 किलोग्राम, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10 किलोग्राम। इसी को बोलते हैं क्वांटिफाई करना। तो मेरे ख्याल से आपको मास के एग्जाम्पल से भी आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे हम लोग स्टैंडर्ड्स डिफाइन करके ही फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिकली आएगा, जैसे मैंने आपको एक सिचुएशन दी थी जिसमें आपके पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है और आपको एक टेबल का लेंथ बताना था किसी पर्सन को, आप ऑटोमेटिकली कोई ना कोई तरीका निकालेंगे जिसमें आप एक स्टैंडर्ड डिफाइन करेंगे और उसके हेल्प से आप चीज़ों को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, ये मैंने आपको एक रफली बताया कि ऐसा किया जा सकता है, इस तरीके से किया जा सकता है। आगे चलते हैं। इसी तरीके से टाइम का भी यूनिट्स है कि टाइम को कैसे मेजर किया जाए। टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मेजर कैसे किया जाए, तो इसका तरीका एक्चुअल में अर्थ के रोटेशन से रिलेटेड है। अर्थ जो है अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, रेवोल्यूशन तो होता है सन के अराउंड, उसके साथ साथ अर्थ क्या करता है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करता है। तो जब अर्थ 15 डिग्री टर्न करता है अपने एक्सिस के अबाउट, जहाँ से भी हम स्टार्ट करें कोई भी रेफरेंस ले लें, वहाँ से 15 डिग्री जैसे ही टर्न करता है उसको हम नंबर दे देते हैं, उसको एक स्टैंडर्ड बोल देते हैं कि दैट विल बी कॉल्ड 1 आवर, उसको हम लोग 1 आवर बोल देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर अर्थ 30 डिग्री टर्न करता है तो 2 आवर्स का ड्यूरेशन हो गया है, क्योंकि हम ड्यूरेशन को साइक्लिक फिनोमिना से ही रिलेट कर सकते हैं, जो बार बार कंटिन्यूसली जो फिनोमिना हो रहे हैं उसके हेल्प से हम लोग टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो अर्थ का रोटेशन साइक्लिक है, अर्थ का रेवोल्यूशन भी साइक्लिक है, अर्थ के एक रेवोल्यूशन को अराउंड द सन को हम लोग 1 ईयर डिफाइन कर देते हैं। इस तरह से हम लोग टाइम को मेजर करते हैं। स्मॉलर यूनिट्स के लिए हमको उसको फर्दर ब्रेक डाउन करना होगा। 15 डिग्री अगर 1 आवर है तो हम 15 डिग्री के अगर 60 पार्ट करते हैं तो 60 पार्ट करने 1/4 डिग्री आएगा, जो कि 1 मिनट कहलाएगा। तो अर्थ अगर 1/4 डिग्री टर्न करता है तो हम बोलेंगे 1 मिनट हो गया। इस तरीके से हम स्मॉलर और लार्जर टाइम ड्यूरेशंस को मेजर कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग अ स्टैंडर्ड, जैसे कि यहाँ पे हम अर्थ के रोटेशन को यूज कर रहे हैं टाइम को मेजर करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये एग्जांपल्स आपको क्लियर कर रहे होंगे, क्लैरिटी ला रहे होंगे आपके दिमाग में कि कैसे हम चीज़ों को क्वांटिफाई करना शुरू करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ को, और फिर बाद में हम लॉज पे पहुँचते हैं और वहाँ हमें पता चलता है कि एक्चुअल में ये फिजिकल क्वांटिटीज़ रिलेटेड है आपस में, और वो कुछ रूल्स जो हैं उन्हीं को जनरली हम लोग लॉज बोलते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैंने जैसे पहले आपको बताया था, हम एक गुड स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट जो है वो देखने वाले हैं। गुड स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं। सबसे पहले आप बहुत ईजिली समझ सकते हैं कि गुड स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट जो है वेल डिफाइंड होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि किसको हम 1 मीटर बोल रहे हैं, किसको हम 1 किलोग्राम बोल रहे हैं, किसको 1 सेकेंड बोल रहे हैं, या 1 हैंड स्पैन जो हमने डिफाइन किया था। मैं वहाँ पे डिफाइन करने में बहुत स्ट्रेस कर रहा था, मैं बार बार बोल रहा था कि द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन, जैसे अगर कोई बोल देता है द डिस्टेंस बिटवीन द थंब एंड द लिटिल फिंगर, आपने नोटिस किया होगा मैं बोला था द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन थंब एंड द लिटिल फिंगर ऑन अ पाम। तो थंब एंड द लिटिल फिंगर तो ऐसे रखेंगे तो कम डिस्टेंस हो जाएगा, ऐसे रखने में बिल्कुल 0 हो जाएगा, तो डिस्टेंस तो चेंज हो सकता है। इसलिए क्या बोला मैंने, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द थंब एंड द लिटिल फिंगर ऑन 1 पाम, अलग अलग पाम नहीं। तो इसलिए क्लियरली डिफाइन करना है जिससे कि वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अलग अलग पर्सन अलग अलग इंटरप्रेट ना करें, क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए, दैट मीन्स वेल डिफाइंड होना चाहिए। उसके बाद सूटेबल साइज होना चाहिए। जैसे प्लैटिनम इरिडियम रॉड का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जो हम लेंथ के लिए और सिलेंडर जो यूज़ कर रहे थे मास के लिए, अगर वो बहुत बड़ा मास लिया जाता और उसको बोला जाता 1 किलोग्राम, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, वो भी 1 किलोग्राम होता और फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें मेजर होती। बस छोटी सी एक प्रॉब्लम थी कि वो बल्कि हो जाता, हमें उसके कॉपीज़ क्रिएट करके कंट्रीज़ में सेंड करना, डिफरेंट लैबोरेटरीज में सेंड करना, जहाँ से फर्दर कॉपीज़ होंगे और डिफरेंट कंपनीज जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे। तो वहाँ पे उसका स्टोरेज, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो एक सूटेबल साइज होना चाहिए जिसको हम कन्वीनियंटली हैंडल कर सकें, स्टोर कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें, कॉपी कर सकें, ज़्यादा मटेरियल भी खर्च ना हो। उसके बाद है रिप्रोड्यूसिबल, मतलब वही हो गया रिप्रोड्यूसिबल, मतलब जिसकी कॉपीज क्रिएट किया जा सके। ऐसा ना हो कि हमने स्टैंडर्ड तो डिफाइन कर दिया बट वो उसको कॉपीज क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है। सपोज आपने एक मटेरियल, ऐसा किसी केस में सपोज मटेरियल पे डिपेंडेंट है कोई यूनिट, तो आपने ऐसा मटेरियल ही चूज कर लिया जो इजीली अवेलेबल नहीं है, तो उसकी कॉपीज क्रिएट करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो रिप्रोड्यूसिबल का मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, पीपल और कंट्रीज को सेंड करना है डुप्लीकेट उसका, तो उसके लिए रिप्रोड्यूसिबल ईजिली होना चाहिए, जैसे मैंने आपको मटेरियल के थ्रू एग्जाम्पल बताया। उसके बाद इनवेरिएबल, ये तो आपको बहुत अच्छे समझ में आता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ तक कि और भी फैक्टर्स हैं, एक तो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। जैसे हैंड स्पैन था वो इनवेरिएबल नहीं था, वो वेरिएबल था पर्सन टू पर्सन, और वो एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट नहीं था। उससे हम जो डायमेंशंस, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ कम्युनिकेट करना चाहते थे वो एग्जैक्टली कम्युनिकेट नहीं हो पाएंगी, वही चीज़ें हमें नहीं मिलने वाली हैं।
और इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, टाइम के साथ वेरी कर सकती हैं चीज़ें, टेम्परेचर के साथ चीज़ें वेरी कर सकती हैं, इसका मैंने आपको एग्जांपल पहले ही बता दिया है। उस तरह का वेरिएशन भी नहीं आना चाहिए। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हमको डिफाइन ऐसे हमें फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए ऐसे स्टैंडर्ड डिफाइन करने हैं जो कि इनवेरिएबल हो। उसके बाद इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसको डिस्ट्रॉय ना किया जा सके। एक्चुअल में जनरली हम लोग मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो प्लैटिनम इरिडियम रॉड रखा वो भी डिस्ट्रक्टिबल है, बट वो एक सर्टेन कंडीशंस में रखा है जिससे कि वो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होगा, लॉन्ग टाइम तक चलेगा। अगर हम ऐसा एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर पाएँ जो कि कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, तो उससे हम बहुत अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट बोलेंगे। तो अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट जो है वो उनमें ऐसा हो सकता है, कोई एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है और कोई वर्स स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है। जैसे अर्थ का रोटेशन हम टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए वर्क करेगा, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग टर्म में अर्थ का रोटेशन जो है थोड़ा सा वेरी करता है। आपने न्यूज़ में सुना होगा, आता रहता है अर्थ का रोटेशन जो स्लो डाउन हो गया, या पहले बहुत फास्ट अर्थ रोटेट करता था, अभी स्लोअर रोटेट करता है। तो लॉन्ग टर्म में वो अफेक्ट कर सकता है, बट हमारे लाइफ स्पैन में 100 ईयर्स के या शायद 50 to 100 ईयर्स या शायद 120 ईयर्स में वो अफेक्ट ना करें। तो अगर हम टाइम का और अच्छा स्टैंडर्ड डिफाइन करना चाहें तो वो ऐसा होगा जो 500,000 ईयर्स या 2000 या 20,000 ईयर्स तक भी जो है वो वेरी नहीं करेगा या अफेक्ट नहीं होगा उससे स्टैंडर्ड। तो ये हमें सोचना पड़ता है जब भी हम एक नया स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट डिफाइन करते हैं, यानी कि वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, सूटेबल साइज होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए, इनडिस्ट्रक्टिबल होना चाहिए। ये हमको ध्यान रखना पड़ता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रख के ही स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू अवेलेबल सोर्सेज। आगे चलते हैं। अच्छा, एक टर्म और है मेजरमेंट। तो हमने अभी तक फिजिकल क्वांटिटी यूनिट डिफाइन किया और हमने देखा कैसे स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट के हेल्प से ही हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। अब एक टर्म है जिसको मेजरमेंट बोलते हैं। तो मेजरमेंट सब जानते हैं क्या होता है। अभी मैं आपसे बोलूँगा कि आप बताओ मेजरमेंट क्या होता है, तो आप एक एग्जांपल देखिए। सपोज मुझे इस टेबल का लेंथ मेजर करना है, तो जब मैं जा रहा हूँ उसको मेजर कर रहा हूँ, इसी को मेजरमेंट बोलते हैं। लेकिन मेजरमेंट को हम बहुत क्लियरली यहाँ पे डिफाइन करते हैं, क्योंकि अभी हम चीज़ों को इन डेप्थ और क्लैरिटी के साथ देख रहे हैं टर्म्स को, और वही हम लोग मेजरमेंट के साथ भी करने वाले हैं। पहली बात, मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में एक अननोन क्वांटिटी है। जैसे कि मैं किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, तब से किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करने जा रहे हैं, तो उसका लेंथ एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ हमें पता नहीं है, कितनी लेंथ है नहीं पता है, उसको क्वांटिफाई करना है हमको। किसके हेल्प से करेंगे हम लोग, एक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट यूज करेंगे, एक यूनिट यूज करेंगे, जैसे मीटर यूज कर सकते हैं। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं एक नोन स्टैंडर्ड से। एक नोन स्टैंडर्ड है हमारे पास, नोन वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड है, उसके हेल्प से हम एक अननोन क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं। कैसे कंपेयर कर रहे हैं, हम यूजिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम उसके पास ले जाते हैं और देखते हैं। सपोज मैं लेंथ का एग्जांपल ले रहा हूँ जो समझना बहुत इजी है एक्चुअल में। तो लेंथ के केस में आप जाएंगे, आपके पास मीटर स्केल है सपोज, या मेजरिंग टेप है जिसमें मीटर में मार्किंग है। आप जाएंगे, आप काउंट करेंगे कि वो जो पर्टिकुलर अननोन लेंथ है वो हमारा जो नॉन स्टैंडर्ड है मीटर, उसका कितने टाइम्स है। आपने काउंट किया, काउंट मतलब डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं आप, इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, मेजरिंग टेप यूज कर रहे हैं, आपने देखा वो 10 टाइम्स है, तो आप बोल देंगे वो कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। वो 10.5 टाइम्स है, 10.5 मीटर हो गया। 100 टाइम्स है, 100 मीटर हो गया। इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। मेजरमेंट प्रोसेस मेजर या कंपेयर कर रहे हैं, बेटर होगा। हम एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं एक नॉन स्टैंडर्ड से, नॉन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट से, और उसके हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, उसको क्वांटिफाई कर रहे हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन ऑफ एन unknown physical quantity with a known standard of measurement of similar nature। similar nature का होना चाहिए, मतलब अगर आप लेंथ मेजर करने जा रहे हैं तो आप जो इसका स्टैंडर्ड यूज करेंगे, लेंथ का ही स्टैंडर्ड यूज करेंगे। सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज को ही कंपेयर कर सकते हैं। तो ये है मेजरमेंट का एक अच्छा डेफिनेशन, जिससे आपके दिमाग में और अच्छी क्लैरिटी आई होगी कि मेजरमेंट बेसिकली है क्या। मास का भी एग्जांपल ले लेते हैं। मास अगर आप मेजर कर रहे हैं तो उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज करें। बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड है 1 kg, उसका कितने टाइम से एक पर्टिकुलर मास, अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया है हमने और वो अगर उसका 10 टाइम्स होता है हमारे स्टैंडर्ड का, तो हम उसको क्वांटिफाई कर देते हैं कि वो 10 किलोग्राम है। इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग अ सर्टेन अननोन क्वांटिटी विद अ नोन डिफाइंड स्टैंडर्ड ऑफ सिमिलर नेचर। ऑब्वियसली सिमिलर नेचर होना चाहिए। आप लेंथ और मास को नहीं कंपेयर कर सकते, डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, मेजरमेंट का एम क्या है? मेजरमेंट का एम एक तो यही है कि हम फिजिकल क्वांटिटीज को क्वांटिफाई कर रहे हैं, उनको एक वैल्यू दे रहे हैं, उसको एक मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन उससे हम क्या करेंगे, उसके हेल्प से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में।
सपोज जैसे आपको जानना है, जैसे हम ये करते ही रहते हैं, आप अपनी हाइट्स को कंपेयर करते रहते हैं फ्रेंड्स के साथ, मास को कंपेयर करते हैं, कैसे करते हैं? वो जो वैल्यूज़ हैं, किसी का मास 50 kg है, किसी का 60 kg है, 70 kg है, वो मास कहाँ से आया? आपने एक्चुअल में अपना मास यूजिंग द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंपेयर किया विद द नॉन स्टैंडर्ड जो कि किलोग्राम हम जनरली यूज़ करते हैं, और उसके हेल्प से आपने अपने मास को असाइन किया एक वैल्यू। तो और उसके बाद आप कंपेयर कर पा रहे हैं कि आपके फ्रेंड का मास, दूसरे पर्सन का मास या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मास कैसे अलग अलग है। कंपेयर करना इजी है, सेम मास है कि नहीं है, किसका मास ज़्यादा है, किसका मास कम है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने का एक इंपॉर्टेंट एम क्या है? कंपेयर करना ईजी होता है। कंपेयर करना, ये तो मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल बताया, लेकिन फिजिक्स में, साइंस में, इंजीनियरिंग में इसके बहुत एप्लीकेशंस हैं जो आप धीरे धीरे जब फिजिक्स पढ़ेंगे 11th-12th का, आप धीरे धीरे समझ पाएंगे किस तरह से मेजरमेंट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंजीनियरिंग और साइंस का। बाकी जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो उसके दो पार्ट होंगे, ऑब्वियसली दो पार्ट होंगे, जैसा आप आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक जो उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है और साथ में रहता है जो यूनिट यूज करें, यूनिट ऑफ मेजरमेंट या स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे 5 kg, 10 किलोमीटर, 20 सेकेंड, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज कहते हैं हम इसको, और इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कहने का मतलब क्या है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये इतने टाइम्स है किसका, इस यूनिट ऑफ मेजरमेंट का। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास सपोज मेजर किया गया, वो 5 टाइम्स है किसका, 1 kg का, दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज 5 kg। किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर किया गया, या सपोज किसी पाथ का, रोड का लेंथ मेजर किया गया और वो आया 10 टाइम्स 1 किलोमीटर का। दो ऑब्जेक्ट्स, सपोज दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस, दो लोकेशंस के बीच का डिस्टेंस मेजर किया गया, वो 1 किलोमीटर का 10 टाइम्स है, दैट इज बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 किलोमीटर गिव्स 10 किलोमीटर। दिस इज हाउ वी राइट अ फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी आफ्टर मेजरिंग इट। क्वांटिफिकेशन के बाद हम इस तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यूनिट क्या होता है, यानी स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज क्यों पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में उसका रिक्वायरमेंट क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि लॉज को अंडरस्टैंड करना अल्टीमेट एम है, जो कि फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन या उनके नेचर के बारे में बताता है। यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, उस पर आते हैं। सबसे पहले जब भी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो सबसे पहले हमें उसके लिए एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना पड़ेगा। अब आप 11th, अभी तक 10th में थे आप लोग, तो आपने काफ़ी सारी 20, 25, शायद 30 हो सकता है, कुछ 20, 25 के अराउंड फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी होंगी, लेकिन एक्चुअल में काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है। जैसे जैसे फिजिक्स में डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट फिनोमिनास की स्टडी की गई, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ी, तो आप 12th के लेवल तक लगभग 90, 95 फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे। तो क्या हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए नए नए स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे, 95 स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे, 94 स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे? एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़ इंटर रिलेटेड होती हैं थ्रू फार्मूलाज या लॉज, जैसे फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर आप मास और एक्सेलरेशन की फिजिकल एक पर्टिकुलर यूनिट्स और स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट डिफाइन कर देते हैं तो आपको फोर्स का जो है यूनिट मिल जाएगा, स्टैंडर्ड मिल जाएगा। क्या मतलब है समझते हैं। जैसे कि अगर हम लोग लेंथ के लिए सपोज हमने 1 मीटर डिफाइन किया एक स्टैंडर्ड, और सपोज टाइम के लिए 1 सेकेंड डिफाइन किया, क्योंकि लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजर करना है तो एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना पड़ेगा, 1 मीटर डिफाइन किया। टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड मेजर करना पड़ेगा, उसको हमने 1 सेकेंड डिफाइन किया। सपोज हम अब स्पीड का एक स्टैंडर्ड चाहते हैं, तो अब स्पीड के लिए आपको एक नया स्टैंडर्ड डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप लेंथ और टाइम के स्टैंडर्ड से स्पीड का स्टैंडर्ड डिराइव कर सकते हैं। कैसे? एक सिंपल फॉर्मूले से स्पीड और टाइम और लेंथ रिलेटेड है। स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, सिंपल फॉर्मूला देखते हैं, इट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या स्लो मूव कर रहा है वो हम डिस्टेंस और टाइम के टर्म्स में भी समझा सकते हैं, और उसी को फिर एज अ स्टैंडर्ड यूज किया जाता है फॉर स्पीड। देखते हैं कैसे। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है इन 1 सेकेंड, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन 1 सेकेंड, देन 1 by 1 और साथ में आएगा मीटर पर सेकेंड, हम उसकी स्पीड को बोलेंगे 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड का मतलब यह है कि द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन 1 सेकेंड। अब सपोज कोई ऑब्जेक्ट इससे डबल स्पीड से चल रहा है, डबल फास्टर चल रहा है, इससे फास्टर चल रहा है ऑलमोस्ट डबल मैग्नीट्यूड से, इन दैट केस ऑटोमेटिकली इट्स स्पीड विल बी 2 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज
वो 1 सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, डबल डिस्टेंस कवर करेगा। नाउ कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, कितना स्लो मूव कर रहा है, हम बहुत इजीली कंपेयर कर पा रहे हैं यूजिंग द यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। वी डू नॉट हैव टू डिफाइन अ न्यू स्टैंडर्ड फॉर स्पीड बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड। तो ये एक एडवांटेज है इंटर रिलेशन का क्वांटिटीज के बीच में कि हमको हर एक क्वांटिटी के लिए नए यूनिट्स डिफाइन करने के लिए नया स्टैंडर्ड डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे हमने एक नया यूनिट या नया स्टैंडर्ड जो है वो डिराइव किया है। इसको हम लोग डिराइव किया है, किससे डिराइव किया है? लेंथ और टाइम के यूनिट से, और उस यूनिट का नाम जो है मीटर पर सेकेंड है, जो स्पीड का है। एंड 1 मीटर पर सेकेंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय an object of 1 meter in 1 second, then its speed will be 1 meter per second. कोई अगर इसका 10 टाइम्स फास्टर चल रहा है, ऑटोमेटिकली इट विल कवर 10 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकेंड एंड इट्स स्पीड, ऑब्जेक्ट स्पीड विल बी क्वांटिफाइड एज 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा कि स्पीड के लिए हमें नई यूनिट डिफाइन नहीं करनी पड़ी। अब जैसे ही मैंने आपको एग्जांपल बताया, आपके दिमाग में काफ़ी सारे एग्जांपल्स आ रहे होंगे, हो सकता है जैसे कि आप इसके लिए आप एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन का यूनिट आता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो लेंथ और टाइम से आ रहा है। इसी तरीके से फोर्स का भी आपने पढ़ा है। देखो फोर्स का कैसा आएगा, फोर्स का हमें रिलेशन पता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास का हमने किलोग्राम डिफाइन कर रखा है अगर, और एक्सेलरेशन का तो हमने डिराइव कर लिया ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों का यूनिट के हेल्प से हम लोग किसका यूनिट डिराइव कर सकते हैं? फोर्स का, जो कि आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग न्यूटन बोल देते हैं। तो फोर्स का भी यूनिट हमने डिराइव कर लिया, नहीं डिफाइन करना पड़ा। अब सरप्राइजिंग बात यह है कि जो फ्यू यूनिट्स हैं, जैसे कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट होंगे, बहुत सारी यूनिट्स होंगी, तो कितने डिफाइन करने होंगे और कितने डिराइव किए जा सकते हैं, तो आगे हम उसके बारे में वैसे डिटेल में पढ़ेंगे। बट जो हमें डिफाइन करने होंगे वो बहुत फ्यू होते हैं। एक टाइम पे कुछ 3 क्वांटिटीज़, लेंथ, मास और टाइम से ही हम लोग बहुत सारी यूनिट्स डिराइव कर सकते थे। आज हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ करते हैं। इंटरनेशनली साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के बीच में कम्युनिकेशंस के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स पब्लिश करने के लिए, रिसर्चेस जब पब्लिश करते हैं तो उसके लिए वो एक स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिफाइंड यूनिट्स जो हैं वही यूज़ करते हैं। और उनमें सिर्फ 7, जिसको हम SI यूनिट बोलते हैं, आपने नाम सुना है उसका, उसमें सिर्फ 7 फंडामेंटली डिफाइंड क्वांटिटीज़ हैं, उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं, जो हमने खुद से डिफाइन किए हैं, वेल डिफाइंड है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर क्वांटिटीज़ हैं, वो 7 है सिर्फ। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया 90 to 95 जो क्वांटिटीज़ में से 7 तो हमने डिफाइन की, तो अराउंड 80 to 90 के बीच में जो क्वांटिटीज़ हैं वो उन सब से डिराइव हो सकती हैं यूजिंग फिजिकल रिलेशंस। फिजिक्स के जितने भी रिलेशंस हैं उनके हेल्प से हम उन सबको डिराइव कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए स्टैंडर्ड डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, कुछ फ्यू के लिए डिफाइन करने की जरूरत है। उन क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और उनकी यूनिट्स को बोलते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और जो हम डिराइव करते हैं उनको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटीज़, और उनके यूनिट्स को बोलते हैं हम लोग डिराइव यूनिट्स। तो आज जो है मैं डेफिनेशंस आपको दिखा देता हूँ उनकी क्या बनेगी, और आज हम लोग यहीं पे रुक रहे हैं। फंडामेंटल, जो मैंने आपको भी बताया, फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन, और फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट और डिराइव्ड क्वांटिटी का डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया वही यहाँ लिखा हुआ है। आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, जहाँ पे फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स के लिए डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते थे, और इंटरनेशनली जो SI सिस्टम है उसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो इस क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।